हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अलका पांडे और आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की चैप्टर 6 विच इज लाइफ प्रोसेसेस के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पेज नंबर 110 पर है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स? नाउ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज यू नो कि हम फूड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी में होते हैं, इन सभी को एक सेल से दूसरे सेल और एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी को में पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। दे आर heart, blood and blood vessels. So taking them one by one, the heart is the pumping organ, जो कि ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको पंप करता है पूरी बॉडी में, सारी बॉडी सेल्स में पहुंचाता है और सारी बॉडी सेल्स से जो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड होता है उसको कलेक्ट करता है और फिर उस इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाता है, जहां पर कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन लेडेड हो जाता है और इस ऑक्सीजन लेडेड ब्लड को वापस हार्ट में आता है, जो कि हार्ट अगेन पंप करता है और सारे बॉडी के टिश्यूज में पहुंचा देता है। तो इस तरह से हार्ट जो होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को टू एंड फ्रॉम द हार्ट पहुंचाता है। नेक्स्ट कम्स द ब्लड। नाउ ब्लड, as we all know, is a fluid connective tissue. It consists of 2 parts, the plasma, which is the fluid part, in which the cells are suspended. Now the plasma transports the food, the carbon dioxide and the waste materials in the dissolved forms. Yesterday also we had studied, in the previous session also we had studied that the plasma is transporting the carbon dioxide in dissolved form. So these things are carried by plasma, whereas oxygen is carried by the red blood cells. How? Red blood cells के अंदर एक respiratory pigment होता है हीमोग्लोबिन, जो हम पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन का बहुत strong affinity होती है ऑक्सीजन के साथ और वो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है और इसी बॉन्डेड फॉर्म में, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्म होता है, इसी फॉर्म में वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स तक और सेल्स में जाकर के जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर ये बॉन्डिंग टूट जाती है और ऑक्सीजन सेल्स में पहुंच जाती है। तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा। बिसाइड्स दीज सम सॉल्ट्स, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द रेड ब्लड सेल्स। बिसाइड्स दीज some salts are also transported by these blood vessels. Next is the component is the blood vessels. Blood vessels वो डक्ट्स होती हैं जो कि ब्लड को दौड़ने के लिए जगह देती है। माने ब्लड कहाँ दौड़ेगा, कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का होगा, तो वो डक्ट्स में जाएगा और वो डक्ट्स जो है वो ब्लड वेसल्स होती है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, द आर्टरीज, द वेन्स एंड द कैपिलरीज। द आर्टरीज दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो है ब्लड हार्ट से बॉडी के दूसरी ऑर्गन्स में ले जाती है। आर्टरीज का पहला पॉइंट यही होता है कि दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। दूसरा उसका ये है कि इट ऑलवेज कैरीज प्योर ब्लड, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी कंसिस्ट्स ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which carries the blood from the heart to the lungs for purification. Therefore, it consists of deoxygenated blood. Veins, they carry blood towards the heart. जैसे arteries away from the heart and veins towards the heart. Veins carry deoxygenated blood, means impure blood. सारी organs, सारे cells से जो impure blood होता है वो veins के द्वारा हार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो वेन्स आर कैरिंग द इम्प्योर ब्लड। नाउ एक्सेप्शन अगेन ओवर हियर इज द पल्मोनरी वेन। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन वो होती है जो लंग्स से प्योर ब्लड हार्ट की ओर लाती है। तो इस तरीके से ये पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड होता है। So these are the arteries and the veins.
The other blood vessel is the capillaries. Now the capillaries are extremely thin vessels which are essential for the exchange of materials between the cells and the blood. जब वेन्स या आर्टरीज ब्लड सेल्स के पास पहुंच जाती हैं, जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का सेल्स के अंदर, वो कैपिलरीज के द्वारा होता है. कैपिलरीज जो है उनकी बहुत ही थिन वॉल होती है जो कि इस एक्सचेंज में फैसिलिटेट करती है. तो ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं. तो बिसाइड्स दीज another component is there which is lymph. This is another type of fluid and lymph is also involved in the transportation. This is your extra information that it is also involved in the transportation. What does it carry? Lymph carries the digested and absorbed fats from the intestine. एक और काम जो lymph करता है वो क्या करता है? It carries the excess fluid from the extracellular space back into the blood. जो blood flow होते समय जो some fluid which comes out of the blood vessel, it carries those inside the drains inside the those excess fluid inside the blood. Now coming to the next question, number 2. Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? अब birds और mammals का हार्ट, mammals में human beings भी आते हैं, तो हमने human beings के हार्ट को देखा हुआ है कि उनमें 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट? 2 ऊपर और 2 नीचे. Besides having 4 chambers, it is the left and the right part of the heart is completely separated by the septum. The left portion of the heart consists of pure blood, whereas the right portion of the heart consists of impure blood or deoxygenated blood. अब ये जो septum है, ये left और right blood का जो segregation है, ये क्यों important है? Why is it important? इस तरह का segregation जो होता है वो देखा जाता है birds and mammals में, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को, हमने देखा है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखते हैं. मींस दे आर नॉट ड्रिवन बाय देयर टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हाटएवर द टेम्परेचर आउटसाइड इज. सो इनका टेम्परेचर इनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा ही मेंटेन रखते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम होम्योथर्म्स भी कहते हैं. तो इस तरह से अपने बॉडी को कांस्टेंट टेम्परेचर बनाने के लिए इनको दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए, इस नीड ऑफ एनर्जी को फुलफिल करने के लिए एक रेगुलर सप्लाई और बेटर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. सो दिस एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कैन कम ओनली व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इस तरह से बर्ड्स एंड मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होता है, एकदम सेपरेटेड होता है, एंड इट इज नॉट मिक्स्ड, और ये इनको सहायता करता है अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? अब जैसे एनिमल्स में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने पढ़ा, वैसे ही प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. प्लांट्स में भी पानी का, खाने का, सबका ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट बॉडी में, एंटायर प्लांट बॉडी में. तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट सिस्टम्स में होता है वो क्या इन्वॉल्व करेगा? एक तो लीव से वो खाना डिफरेंट बॉडी के पूरे डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करेगा. दूसरा वाटर एंड मिनरल्स जो कि रूट से जा रहा है उसको वो बाकी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा. तो ये जो नीड होती है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की प्लांट में. अब क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं? Now, the components of the plant system, transportation system in plants are xylem and phloem. These are conducting tubes. So, the xylem क्या करता है? It moves water and minerals from the soil via the roots to the other parts of the plants, including leaves. And phloem क्या करता है? It moves the products of the photosynthesis from the leaves, क्योंकि leaves में photosynthesis होती है. Products of the photosynthesis क्या? Food है, starch है. तो जो food या जो product of photosynthesis leaves में जो बन रहे हैं उसको बाकी plants तक, plant के दूसरे parts तक पहुंचना भी जरूरी है. तो ये जो खाना जो leaves में सिर्फ बन रहा है वो plant के बाकी parts में पहुंचाने के लिए which tissue is important? The phloem. Phloem tissue is responsible for conducting food or the product of the photosynthesis from the leaves to the rest of the plant, including the roots.
Now coming to the fourth question. How are water and minerals transported in plants? Now water and minerals are absorbed from the soil by the roots. तो जो और हमने दूसरी चीज देखी कि वाटर एंड मिनरल्स किस टिश्यू से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जाइलम से. जाइलम टिश्यू में दो तरह के सेल्स जो इस कार्य में सहायक होते हैं, वो ये हैं ट्रैकीज एंड वेसल्स. ये दोनों सेल्स जो जाइलम के होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सो व्हाट हैपेंस इज दैट द ट्रैकीज एंड वेसल्स of the leaves, stems and root, they are all interconnected. So they form a continuous system which conducts water and minerals from roots to the rest of the plant. How is it happening? जो रूट होती है वो उनके जो सबसे बाहरी सेल्स होते हैं, हमने देखा कि रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे. जो आउटर सेल्स जो कि रूट्स जो सॉइल के बिल्कुल सॉइल से लगी हुई जो उसके सेल्स हैं रूट्स के, वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट एक्टिवली टेकिंग अप आयंस. इससे क्या होता है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द रूट एंड द सॉइल. तो उससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द रूट टू बैलेंस दैट प्रेशर डिफरेंस इन द प्रेशर. सो इससे कॉन्टिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर starts continuous column of water is formed in the xylem of the roots, which is pushed up steadily. So this is how the root water is absorbed by the root and it is pushed up. लेकिन क्या होता है कि हायर प्लांट्स जो हैं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हैं, तो बहुत ग्रेट हाइट्स तक ये प्रेशर उसको नहीं ऊपर पहुंचा सकता, उतनी ऊपर तक उसको ये प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता पहुंचाने के लिए. तो उसके लिए प्लांट्स ने एक दूसरी टेक्निक अपनाई हुई है. वो क्या टेक्निक है, वो क्या स्ट्रैटेजी है? We all have heard about transpiration. Now what is transpiration? Transpiration is loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plants, means the stomata of the leaves basically. Stomata of the leaves से plant water vapor के form में lost होता है. This is what is transpiration. अब transpiration से क्या होता है कि जब stomata से water lost होता है, तो वो जो लॉस है उसको ओवरकम करने के लिए स्टोमेटा पानी खींचता है अपने एडजेसेंट लीफ के जाइलम से. तो वहां से पानी खींच करके वो पानी जो है मूव करके स्टोमेटा में आता है. इस तरह से एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है जो कि रूट से वाटर कॉलम को ऊपर हाइट्स तक, बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाने में सक्षम हो जाता है. तो दिस इज हाउ ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ water and minerals from the roots to the higher tips of the plant. So this is how transportation of water and minerals occur in plants. Now we come to the question number 5. The question number 5 says, how is food transported in plants? Now transportation of various substances in plants we have discussed before. जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है वो 2 पाथवेज को फॉलो करता है. एक में जाइलम दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड द फ्लोएम व्हिच ट्रांसपोर्ट्स द फूड. नाउ फूड इन प्लांट्स एज वी ऑल नो इज मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स. द लीव्स कंसिस्ट ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल, और इस पिगमेंट क्लोरोफिल की सहायता से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट the carbon dioxide and water is converted into food and oxygen is released. अब ये फूड चूंकि लीव्स में बन रहा है, तो जाहिर है कि इसको पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, कोई एक कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए, और वो टिश्यू है फ्लोएम. ये जो फूड लीव्स से बाकी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का फ्रॉम द लीव्स, this process is known as translocation. Translocation is the process of the transportation of food from the leaves to the rest of the body, and this translocation process occurs in the phloem. Now apart from the products of the photosynthesis, phloem also conducts certain amino acids. So certain amino acids are also transported by phloems. These substances
are especially delivered to the growing organs, seeds, fruits, storage organs of the roots, etc. Now, two cells in the phloem, namely the sieve tubes and the adjacent companion cells, they are involved in the transportation of food by the phloem. What happens is the translocation process occurs inside the sieve tube with the help of the adjacent companion cells, and this is translocated in both the direction, upper and lower directions. क्या होता था जाइलम के ट्रांसपोर्टेशन में, क्या होता था कि रूट्स से जो वाटर एंड मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट होता था बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, तो इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर था दैट वाज ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द ट्रांसपोर्टेशन वाज ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन. बट यहाँ इस केस में चूंकि लीव्स से बाकी प्लांट बॉडी में जा रहा है इसलिए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो both in the upward and lower downward direction होगा. Now एक और डिफरेंस है जाइलम में कंडक्शन में और कंडक्शन बाय द फ्लोएम में. जाइलम की कंडक्शन हमने देखा था कि इट वाज मोस्टली डन बाय द फिजिकल फोर्सेस, बट इन केस ऑफ फ्लोएम द कंडक्शन, द ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स एनर्जी. So materials like sucrose is transferred in the phloem by the use of energy ATP. So now what happens? The osmotic pressure of the phloem tissue is increased. This pressure, it moves the water inside the phloem tissue. So this pressure, it helps in the transfer of the materials which are found inside the phloem into the tissue. Thus, the food is transported in the plants by the help of the phloem tissue. आइए अब हम लेते हैं वो क्वेश्चन, वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि प्रेजेंट है पेज 112 पर. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, the first question is describe the structure and functioning of nephrons. Right. So what is nephrons? सबसे पहले ये जाने कि नेफ्रॉन क्या है. हमारी बॉडी में जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनसे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होते हैं. ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं एंड दे नीड टू बी रिमूव्ड. इसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. नाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ so many parts, namely the kidney, which is one of the major part, the ureter, the urinary bladder, and the urethra. Kidney जो होती है वो one of the major part होती है and it is related to the urine production. Now kidney consists of numerous nephrons. So the basic unit of kidney is nephrons. We can say the basic and the functional unit of kidney is nephrons. यानी कि बहुत सारे millions of nephrons are closely packed together and they form the kidney. So now coming to the structure of the nephrons. इसमें एक बात और भी जाननी बहुत important है कि जिस तरीके से लंग्स में जहां से कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है वहां पे हमने देखा था कि लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो लास्ट में दे एंडेड अप इन वेरी स्मॉल टाइनी balloon like structures which were very highly rich in the blood vessels, like it was highly vascularized, very rich in the blood vessels. उसी तरीके से किडनी में भी, नेफ्रॉन में भी इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है. आइए देखते हैं. सबसे द अपर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन consists of a cup-shaped structure which is known as the Bowman's capsule. Now inside the Bowman's capsule is the tuft of capillaries which I was talking about right now, that there are tuft of capillaries, bundle of capillaries which are very thin walled, and this is known as glomerulus. Right?
So now on the lower end of the glomerulus is a tube-like structure which is known as the tubules. The tubules and the glomerulus together form the nephron. Now the tubules are divided into three parts. While the proximal part is connected to the glomerulus or the Bowman's capsule, this proximal part is also named as proximal convoluted tubule or PCT, we can say call it. Now it goes down and it forms a U-shaped loop-like structure, and therefore it is known as loop of Henle. This loop of Henle has two limbs, as it is evident over here. One is the descending limb and one is the ascending limb. This loop of Henle, it ends up in a distal convoluted tubule, which can also be written as DCT. This is the third part of the tubule. Distal convoluted tubule opens in the collecting duct of the kidney. So the urine formed over here is collected in the collecting duct of the kidney. So this was about the structure of the nephron. Now we come to the functions of the nephron. The major function of nephron is to filter the blood while the blood passes through it. Now glomerulus consists of so many capillaries we have seen, and some of the small molecules, they pass through it, and all the small molecules except the blood cells and the proteins, the other small molecules like the glucose, water, amino acids and minerals, etc., they pass through it, and this process they are filtered so well, they are filtered so minutely, that this process is known as ultrafiltration. This filtrate, which is filtered from the glomerulus, it moves down in the tubules, where some of the important molecules such as the amino acids, glucose, amino acids, and most of the water, it is reabsorbed in the tubules. The rest of the filtrate is the waste matter, which consists of urea, etc. It remains in the tubule, and this forms the urine. Now this urine is carried by the nephron, and it is given in the collecting duct. It gets collected in the collecting duct of the kidney, from where it goes to the ureter and finally to the urethra. So this is the structure and functioning of the nephrons, which is the basic functional filtrational unit of kidneys. Plant cells में कुछ ऐसे organs भी होते हैं जिसको कि plant lose कर लेता है. Say for instance leaves जो है वो plants lose कर सकते हैं उसको. तो plants में जो excretory products होते हैं they are stored in the vacuoles. उसके अलावा जो dead cells हैं वो उनमें excretory products store हो जाते हैं. Some waste products they are stored in the leaves, और वो leaves later on fall off हो जाती है. तो इस तरह से वो waste भी get rid हो गए. कुछ ऐसे पदार्थ जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि गम, रेजिन, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं. ये जो होते हैं वास्तव में प्लांट्स के लिए वेस्ट मटेरियल्स होते हैं. गम हो गया, रेजिन हो गया, इसके अलावा लेटेक्स जो कि रबर प्लांट से हमको मिलता है, ये सब प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है. देखा जाए तो जो प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि ऑक्सीजन भी प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल था, वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जिस्टेंस होता है. तो उसी तरीके से ये भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ये प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल है, एंड देयरफॉर दे ooze आउट फ्रॉम द प्लांट. इसके अलावा some substances which are waste in the plant, they also excrete it in the soil which is around it. So this is how the plant get rid of their excretory or waste products. Now let's come to the question number 3. The question number 3 says, how is the amount of urine produced regulated? मतलब urine के amount जो produce होता है उसका regulation किस प्रकार से होता है. So the amount of urine which is produced
is majorly regulated by a hormone which is known as antidiuretic hormone, or it can also be called as ADH, and also known as vasopressin. This hormone is secreted by the neurohypophysis or the posterior end of the pituitary gland. How does this hormone work? When there is excess amount of water which is present inside the blood, then more dilute urine is excreted. कैसे? कि जब ज्यादा excess amount of water है तो lesser amount of water will be reabsorbed in the tubules. While the filtrate is passing through the tubules, the water reabsorption will be lesser, and this will result in the excretion of a more dilute urine. जबकि दूसरे केस में क्या होता है कि जब ब्लड में लेसर अमाउंट ऑफ वाटर है, then a more concentrated urine will be excreted out. This process is known as osmoregulation. So thus what happens, thus we can see that the amount of urine produced is regulated by the excess water present in the body and the waste material, amount of waste material present in the body. इसके अलावा the amount of urine that is produced is also up to some extent regulated by the habitat in which that organism is living. Thank you.